होती है भाई, ऐसे सर्कुलर पाथ पे कोई चीज मूव कर रही है और ब्रेक करके यहाँ से ब्रेक करके किसी पाथ पे गई तो ये टेंजेंट हो गई, या ये ब्रेक करके किसी पाथ पे गई तो ये टेंजेंट हो गई, यही तो होता है। तो ऑब्वियसली वो या तो इस पॉइंट से ब्रेक होगा या इस पॉइंट से ब्रेक होगा, हाँ या ना। और इस सर्कल के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है। सर्कल दिया है x-4 का होल स्क्वायर y-8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20। बोलिए, और इस पर डाली गई टेंजेंट -2, 0 से पास कर रही है, तो क्या करोगे? टेंजेंट m स्लोप टेंजेंट लिखोगे? नहीं, याद आया तरीका? यस सर। यस सर। m स्लोप टेंजेंट लिख लेंगे तो m स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे? y-8 इज इक्वल टू m x-4 प्लस माइनस √20 क्या, एंड रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। और इस पे कौन सा पॉइंट लाई करा दोगे? -2, 0 लाई करा दो। तो ये क्या आएगा? -8 और -2 रखोगे तो +6m, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 21 प्लस एम स्क्वायर। किसी ने सॉल्व किया हो तो यहाँ से m की वैल्यू निकाली होगी। सर 11/2 और 1/2। m की वैल्यू 11/2 और 1/2 आती है ना। यस सर। तो इसके बाद टेंजेंट की इक्वेशन आपने लिख ली होगी, वो हो जाती है y/x+2 या तो 11/2 हो गया, y/x+2 या तो 1/2 हो गया। तो इसका मतलब 2y इज इक्वल टू 11x + 22, यानी 11x - 2y + 22 0 हो गया। या फिर x - 2y + 2 इक्वल टू 0। ये दोनों टेंजेंट हो गई। अब आपको बस क्या निकालना है बताओ? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लीजिए। कर लेंगे। सर्किल का सेंटर कितना दिया हुआ है? 4,8। 4,8। तो अब दोनों के लिए बस पॉइंट निकाल लीजिए, या तो ए पॉइंट निकाल लीजिए। किसके लिए? 11x - 2y + 22। कर लेंगे कि भाई जिनका डाउट था उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या करना है? यस सर। और बी पॉइंट के लिए भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो सेम। बोलिए किस पर? x - 2y + 2 इक्वल टू 0 पर। कहाँ से? 4,8 से। अब तो कर ही लोगे मेरे हिसाब से। अल्फा -4/2 इक्वल टू बीटा -8/, अल्फा -4/11 ना, 11 सर। -2 इक्वल टू -44 और 16 + 22/125 क्या। और या फिर यहाँ के लिए क्या करोगे? अल्फा -4/1 बीटा -8/-2 इक्वल टू -4 -16 + 2/5। सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल दो, आंसर आ गया। बोलो। यस गुड। और बताइए डाउट आफ्टर दिस 32। हाँ नेक्स्ट। नहीं, अभी लैंग्वेज क्लिक की। क्या कहा गया है कि एक सर्कल तुम्हें निकालना है जिसके एक पॉइंट पे नॉर्मल खींचा गया। आपने पढ़ा है कि जो सर्किल का नॉर्मल होता है वो कहाँ से पास करता है? सेंटर से। सेंटर से। तो ये हो गया सेंटर। अच्छा, ये पॉइंट हो गया 3,3 और ये नॉर्मल हो गया y = x। और सर्कल पर एक और पॉइंट दिया हुआ है क्या? 2,2। तो ऑब्वियसली 2,2 पॉइंट यही होगा, क्योंकि 2,2 पॉइंट इस लाइन पे भी होगा और इस सर्कल पे भी होगा। तो ऑब्वियसली ये डायमीटर के एंड होगा। नहीं कि 2,2 सर्कल पे है। नहीं, 2,2 इस लाइन पे है। यस सर। और सर्कल पासेस थ्रू 2,2 लिखा तो है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू 2,2 यस सर। यस है कि नहीं? तो सर्कल तो 2,2 से पास कर रहा है और ये नॉर्मल भी 2,2 से पास कर रहा है, तो ये नॉर्मल एंड ही हो गया ना। अब डायमीटर का एंड हो गया। बोलिए, डायमीटर एंड क्या हो गया? 2,2 एंड 3,3। बस इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लीजिए। x - 2 x - 3 y - 2 y - 3 इक्वल टू 0। x² + y² -5x -5y और 6 + 6 12 इक्वल टू 0। यही आंसर हो गया। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। गुड। आफ्टर दिस 30 लैंग्वेज पढ़ो। द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग दिस लाइन एज अ नॉर्मल। तो डायमीटर मिल गया। बोलो। x² + 2xy + 3x + 2y इक्वल टू 0। ये क्या है? नॉर्मल ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बनेगा? x प्लस नहीं 3x + 6y है ना। x + 3 है क्या? देखो, और x + 2y है इक्वल टू 0।
तो इसका मतलब एक लाइन x प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही सेंटर होगा कि नहीं? Yes, sir. Minus 3 comma 3 by 2. -3 कॉमा 3/2. -3 3/2 इज द सेंटर। सेंटर मिल गया सर्किल का। बोलिए, अब कह रहा है कि आपको हैविंग वो साइज का सर्कल बताना है जस्ट सफिशिएंट कंटेन दिस सर्कल। अच्छा, इस सर्कल को सफिशिएंटली कंटेन कर ले, ऐसा सर्कल आपको बताना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। बोलिए भाई। अच्छा, ये सर्कल ऐसा कुछ है सपोज, ठीक है, जिसका सेंटर कितना दिया हुआ है आपको? बोलिए, सेंटर इसका है 2,3/2। देखो, और अगर मैं इस सर्किल की रेडियस पूछूं तो 5 है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो जल्दी। Yes, sir. 2,3/2 और 5 है कि नहीं है? बताओ। 5 by 2 है शायद। 2,3/2 और 5 है कि नहीं? बताओ। अच्छा, x y इक्वल टू 3/2 पर ही कहीं ना कहीं ये पॉइंट -3,3/2 आएगा। बोलो, आएगा? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 है कि नहीं है? क्विक, जल्दी जवाब दो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 है कि नहीं है? हाँ या ना? अरे बताओ भाई, Yes, sir. समझ गए कि नहीं? अब आपसे क्या कहा गया बताओ? एक ऐसा सर्कल बताना है जिसका सेंटर ये है और वो इस सर्कल को सफिशिएंटली कंटेन कर जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल ऐसे पास कर जाए। सोच के जवाब देना। बोलो, मतलब इसको सेंटर मानकर अगर आप इस रेडियस का सर्कल खींच दें, किस रेडियस का? अगर आप इसको सेंटर मान के इस रेडियस का सर्कल खींच दें तो वही तो सफिशिएंट कंटेन करने वाला सर्कल होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो, सोचिए जल्दी से सब लोग, बोलिए। क्या ये मेरी पूरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. Yes, दिखा sir. सबको कि नहीं? तो इसका मतलब हमें कितनी रेडियस का सर्कल चाहिए? बोलो। अगर हम इस सेंटर को C1 कहें, इसके सेंटर को C2 कहें, तो C1 C2 प्लस इसकी रेडियस R2, हाँ या ना? अच्छा, C1 C2 5 है और R2 भी 5 है, तो हमें रिक्वायर्ड रेडियस कितनी है? 10 मिल गई। अब सर्किल का सेंटर आपको पता ही है, रेडियस आपने निकाली ली है। सर उसकी रेडियस 5 by 2 है। Yes, sir. 5/2. Yes, sir. किसकी रेडियस? सर छोटे वाले सर्कल की। अच्छा हाँ, ये 5 नहीं 5/2 है। 5/2 है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. 3 हाँ, ये सॉरी, ये रेडियस 5/2 है, ठीक कह रहे हो। R2 जो है वो 5/2 आ रहा है, दोनों का बाई 2 भी ऐड होगा, तो ये 5/2 कर दो। चलो, तो ये रेडियस कितनी आ जाएगी? 15/2. कितनी? 15 by 2. बस 15/2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का लॉजिक सभी लोग समझ गए कि नहीं? करना क्या था बोलो भाई। सबसे पहले दोनों नॉर्मल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको सेंटर निकाल लेना था, इस और सेंटर आ गया सर्कल का। अब आपको यहाँ से एक ऐसा सर्कल खींचना है जो इस सर्कल को सफिशिएंटली कंटेन कर ले। सही है, तो इस सर्कल के सफिशिएंटली कंटेन करने का मतलब इस सर्कल को इंटरनली टच कर जाए। और इंटरनली कब टच करेगा? जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ रेडियस के बराबर होगी, हाँ या ना? तो इस रिक्वायर्ड सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? C1 C2 प्लस इसकी रेडियस R। वही आपने कर दिया है, R2 निकाल लिया, C1 C2 प्लस R करके रेडियस निकाल दी, सेंटर रेडियस मिल गया, सर्किल आ जाएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। सबसे पहले ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था जिसमें ये दोनों साइड पैरेलल थी और ये परपेंडिकुलर था, तो ये बात। अच्छा, ये CD जो है वो AB का हाफ था, यानी जो CD की लेंथ थी वो AB की लेंथ उसका ट्वाइस थी। एक सर्कल बनाया गया, उस सर्कल की रेडियस बताना है जो इसकी सारी साइड को टच करता है, जबकि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको दिया था। तो क्वाड्रिलेटरल में माना सर्कल टच कर रहा है, तो ये R ये R ये R हो गया, है कि नहीं? यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये साइड लेंथ 2R हो जाएगी। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया 2RX, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया x × 2R/2, तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया।
यानी कि 3rx इज इक्वल टू 18, तो rx इज इक्वल टू 6 आ गया, एक इक्वेशन। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड लेंथ निकालना चाहते हैं। इस साइड लेंथ में एक ये हाफ है, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये और ये टेंजेंट लेंथ इक्वल है, ये पूरी लेंथ 2x है, ये r है, तो ये 2x माइनस r हो गया, तो ये भी 2x माइनस r हो गया। ये पूरी लेंथ x है, ये r है, तो ये x माइनस r हो गया, तो ये भी x माइनस r हो गया। यानी ये पूरी लेंथ हो गई 3x माइनस 3r, ये हो गया x, ये हो गया 2r। यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू से x आ गया 3, x3 रखा r आ गया। ये है क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएंगे। डन, गुड। क्वेश्चनों में से एक था ये, क्या था कि ये सर्कल इस लाइन कट कर रही थी, लाइन के दोनों एंड से जो टेंजेंट डाली उनके बीच का एंगल 90, जैसे कोई टेंजेंट के बीच का एंगल 90 आएगा तो वो पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे होगा। डन। अच्छा, अगर टेंजेंट के बीच का एंगल 90 है तो ये बचा, अगर डायरेक्टर सर्कल भी नहीं देखो तो छोड़ दो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होता है कि नहीं? तो अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा। बोलो भाई, अगर हम डायरेक्टर सर्कल नहीं देखते तो कोई बात नहीं, अगर ये 90 है, ये थीटा होता तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होता। बोलो, ये तो आपने पढ़ा है ना डायग्राम में। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90, तो इसका आधा एंगल 45। अब ये रेडियस 2 है, ये एंगल 45 है, तो ये लेंथ कितनी आ गई? √2। यानी कि सेंटर से इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ √2 है, वहां से मॉड सी निकाल लिया, खत्म। इससे ज्यादा आसानी से आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तरीका समझे सब लोग कि नहीं? क्या किया बोलिए। हमें एक पॉइंट से दो टेंजेंट डाल के उसके एंगल को डिस्कस करना था, तो तुरंत हम सर्किल के लिए डायरेक्टर सर्किल बनाते हैं, √2r रेडियस पे, इसकी 1 तो इसकी √2। अब हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे डाली गई टेंजेंट के बीच का एंगल π/2 से पाई के बीच में हो। तो अगर डायरेक्टर सर्किल के बाहर है तो एंगल 90 से छोटा हो जाता है, डायरेक्टर सर्किल के अंदर और सर्किल के बाहर है तो π/2 से पाई के बीच में होगा। यानी पॉइंट कहाँ होगा? डायरेक्टर सर्किल के अंदर, सर्किल के बाहर। सही है। अब चूंकि पॉइंट a, 0 है तो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे यही रीजन आएगा, यानी a की वैल्यू या तो 1 से √2 होगी या -√2 से -1। ये तो डायरेक्ट ज्योमेट्री से देख लो। अगर वैसे कर लो तो डायरेक्टर सर्किल के इनसाइड लेस देन 0, सर्किल के आउटसाइड मतलब ग्रेटर देन 0। इन दोनों को सॉल्व करके इसका कॉमन पार्ट ले लो तो भी वही आ जाएगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बता। समझ में आया? एक सर्कल दिया हुआ है आपको, एक सर्कल दिया हुआ है आपको, उस सर्कल पे दो टेंजेंट आपने खींची है और उन टेंजेंट और सर्कुलर आर्क के बीच का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन की सिंपल सी लैंग्वेज ये है। तो सबसे पहले ये सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल से दो टेंजेंट हमने खींच दी, उनके बीच का एंगल 60 है, तो ये एंगल 2π/3 हो जाएगा। और हमें ये रिक्वायर्ड एरिया चाहिए आर्क और टेंजेंट के बीच का। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लें और इस क्वाड्रिलेटरल में इस आर्क का एरिया माइनस कर दें। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया LR होता है, हमको पता ही है। L मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर ये 1 है और ये एंगल 30 है तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? √3। जैसे ये √3 आई तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया LR, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया, आर्क का एरिया 1/2 r² थीटा होता ही है, दोनों को माइनस कर दिया, रिक्वायर्ड एरिया आ गया। डन। हम इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू गिवन सर्कल्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू गिवन सर्कल्स। अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। ओके, बोलिए भाई। तो पहला सर्कल अगर आपको दिया हुआ है तो उसके हिसाब से आप उस सर्कल का सेंटर लिख लेंगे, -g, -f1। बोलिए। और उस सर्कल की रेडियस लिख लेंगे, दैट इज √g1² + f1² - c1। ये बात समझ में आती है? अच्छा, दूसरा सर्कल भी आपको दिया हुआ है तो उसका भी सेंटर लिख लेंगे आप, C2 -g2, -f2। उसकी रेडियस भी आप लिख देंगे R2, दैट इज g2² + f2² - c2। यानी कि दो गिवन सर्कल पता होते ही आपको सेंटर रेडियस पता हो गई। अच्छा, दोनों गिवन सर्कल से कितने केस हो सकते हैं? 5। पहला केस ये आया कि दोनों सर्कल आउटसाइड हैं, है कि नहीं? मतलब आपने कौन सा केस चेक किया? C1 C2 जो है वो R1 + R2 से ग्रेटर है, तो कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है? 1, 2, बोलिए, 3 4 होंगी सर। एंड 4। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो गई भाई? 4। दो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई बाहर से, दो आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गई अंदर से। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर पहला केस है, यानी कि C1 C2 अगर R1 + R2 से बड़ा है
तो कितनी कॉमन टेंजेंट है? जल्दी। 4। यानी अगर 4 कॉमन टेंजेंट है तो इसका मतलब पहला वाला केस है। मेरी बात समझ रहे हैं कि सब लोग की नहीं? इसका मतलब 2 टेंजेंट जो है बाहर वाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और 2 अंदर वाली मतलब ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट है। क्या है मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो भाई। गुड। सेकंड सिचुएशन आपने सर्कल में क्या पढ़ी है? दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर अब ये दोनों Externally. सर्कल एक दूसरे को टच कर जाएं। अब बताओ कितनी टेंजेंट बची? 2 2 बाहर वाली डायरेक्ट और बीच एक वाली। ये कॉमन वाली, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आपकी कितनी हो गई? 3 समझ में आया? 3। तो 3 टेंजेंट कब होंगी? जब C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएंगी? क्विक 3। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो। 2 आपकी डायरेक्ट और एक कौन सी? ट्रांसफर्स। अच्छा, जो ट्रांसफर्स वाली टेंजेंट होगी वो टचिंग पॉइंट से पास कर रही होगी कि नहीं? बोलो भाई। क्या ये सब बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? बताओ भाई। गुड। थर्ड केस में कितनी टेंजेंट होगी? खुद ही से जवाब दो। अब 2 सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं बेटा, तो थर्ड सर्किल में कितनी टेंजेंट आपको दिखेंगी? 2 2। और वो भी दोनों कौन सी होंगी? डायरेक्ट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यानी कि C1 C2 जब किसके बीच में लाई करेगा? हाँ भाई, C1 C2 जब R1 प्लस R2 से छोटा होगा और मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से बड़ा होगा, तब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएंगी? जल्दी जवाब देना भाई। 2। और दोनों कैसी होंगी? डायरेक्ट। ट्रांसफर्स होंगी ही नहीं। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। आप जल्दी से जवाब दो। अगले वाले केस में कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी? 1। एक सर्कल दूसरे सर्कल के इनसाइड ही आ गया। कितनी दिख रही है आपको? 1। और वो भी कौन सी? बाहर वाली है, मतलब डायरेक्ट। यानी जब C1 C2 मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर हो गया तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो गई? बताओ। 1। और वो भी कौन सी? डायरेक्ट। अच्छा, लास्ट वाला केस कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी? जल्दी। एक सर्कल जब दूसरे सर्कल के अंदर ही आ गया, बोलो। अब क्या एक भी टेंजेंट पॉसिबल है? नो सर। अब C1 C2 किससे लेस हो गया? R1 माइनस R2 से। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी? बोलो। 0। क्या ये पूरा केस समझ में आया सबको? बोलिए। C1 C2 जब मॉड ऑफ R1 में से तो एक कॉमन टेंजेंट, जब मॉड ऑफ R1 में से R2 से भी छोटा तो एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएंगे मुझे। तो अब जैसा केस आपके सामने आएगा, आप तुरंत 2 सर्कल आपको दिए और पूछा जाए कितनी कॉमन टेंजेंट है, तो बस ये देखो इन 5 में से कौन सा केस बन रहा है। यानी कि वही C1 C2 वाली कंडीशन चेक करो। C1 C2 R1 प्लस R2 और मॉड ऑफ R1 माइनस R2 निकाल लो और चेक कर लो कि कौन सी कंडीशन है। जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से आप बता देंगे। अगर C1 C2 R1 प्लस R2 से बड़ा है तो 4 कॉमन टेंजेंट, 2 डायरेक्ट 2 ट्रांसफर्स। अगर C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर है तो 3 कॉमन टेंजेंट। अगर C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा और मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से बड़ा है तो 2 कॉमन टेंजेंट। अगर C1 C2 मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर है तो 1 कॉमन टेंजेंट। और अगर C1 C2 R1 माइनस R2 के भी अंदर मतलब से छोटा आ गया यानी इनसाइड आ गया तो एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं। बोलिए, अब 2 सर्कल दिए जाएंगे तो क्या हम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बता सकते हैं? अब रिवर्स में आपसे कहा गया 2 सर्कल के बीच में 3 कॉमन टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये वाला केस होगा कि नहीं? 2 सर्कल के बीच में 2 कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। 2 सर्कल के बीच में एक ही कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के इनसाइड लाई करता है यानी इंटरनली टच करता है। एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं मतलब इनसाइड लाई करता है। सारे केस एकदम क्लियर हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन? तो 2 सर्कल सोच के अब आप ये बता सकते हैं कि इन 5 में से कौन सा केस है और कितनी कॉमन टेंजेंट है। एम आई करेक्ट और नॉट? तो पहले सर्कल का सेंटर हो गया 0 0, रेडियस हो गई 2,
बोलो। दूसरे सर्कल का सेंटर हो गया 3,4 और रेडियस कितनी हो गई 9 + 16 - 24 1। 1 गुड। अब C1 C2 की वैल्यू निकालो 5। R1 + R2 की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है 3। 3 देखो, तो इसका मतलब क्लियरली क्या दिख रहा है कि C1 C2 R1 + R2 से बड़ा है। देखो, एक सेकेंड, ना 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 ना, गड़बड़ हो गई। सर इसकी जो radius रेडियस 7 आएगी वो प्लस का 24 प्लस 24 होएगा। 7 हो वो जाएगा। 7 आ जाएगी। हाँ, तो R1 + R2 क्या आ गया 9। 9 अच्छा, मॉड ऑफ R1 - R2 क्या आ गया 5। 5 यानी क्लियरली क्या दिख रहा है 1 कॉमन टेंजेंट। कि C1 C2 जो है वो मॉड ऑफ R1 - R2 के बराबर है। कौन सा केस है इंटरनली टचिंग का, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो गई 1। कितनी हो गई भाई 1 1। इंटरनल टचिंग हो गई ना। बोलो भाई, नहीं समझे पहला क्वेश्चन। भाई सिंपल सा काम आपको करना है, पहले वाले सर्किल का सेंटर लिख लो -4, 7 और उसकी रेडियस लिख लो 7 क्या। दूसरे वाले सर्किल का सेंटर लिख लो 2, -1 और उसकी रेडियस लिख लो 2। अब निकालो C1 C2। C1 C2 कितना आ रहा है बताओ 10 10। Yes, sir. 36 + 64 10 और R1 + R2 कितना आ रहा है 9। इसका मतलब क्लियरली दिख रहा है कि C1 C2 R1 + R2 से ग्रेटर है। इसका मतलब केस 1 है। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो गई 4। यहां तक कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 हो गई। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो तुरंत। तो क्या हम इस सिचुएशन में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए तैयार हैं? कैसी भी सिचुएशन हो, अब हम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकाल लेंगे कि नहीं, बोलो जल्दी से। यस सर। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। कर लेंगे सब लोग? यस सर। गुड।